आज के इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें लोक प्रशासन से संबंधित जो 20 प्रश्न रखे गए हैं वह हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी उपयोगी हैं, साथ ही अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी इनसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। और साथ ही जब हमने उत्तर देने का प्रयास किया है तो उत्तर हमने व्याख्या के आधार पर दिए हैं, ताकि आने वाली परीक्षाओं में अन्य प्रश्नों के उत्तर भी व्याख्या को देखते हुए आप भली भांति कर सकें। मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। तो देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के प्रवर्तक कौन थे? ए वुडरो विल्सन, बी डब्ल्यू.एफ. विलोबी, सी मैरी पार्कर फॉलेट और डी हेनरी फेवल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वुडरो विल्सन। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। राजनीति प्रशासन द्विविभाजन एक सिद्धांत है, यानी राजनीति और प्रशासन का पृथक्करण, जो लोक प्रशासन की सीमाओं का निर्माण करता है और एक लोकतांत्रिक समाज में निर्वाचित अधिकारियों यानी जनप्रतिनिधि और प्रशासकों के बीच नियामक संबंधों पर जोर देता है। वुडरो विल्सन को अपने 1887 के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन पर अपने सिद्धांत के माध्यम से राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का श्रेय दिया जाता है। इसीलिए वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता होने का भी गौरव प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव संबंध सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ए शारीरिक कारक, बी जैविक कारक, सी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक और डी आर्थिक कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। एल्टन मेयो के नेतृत्व में हॉथोर्न अध्ययन या हॉथोर्न प्रयोग मानव संबंध सिद्धांत के उदय का आधार बने। मानव संबंध सिद्धांत का सार इस तथ्य में है कि संगठन में कार्मिक की स्थिति निर्जीव पुर्जे यानी कल पुर्जे की नहीं अपितु एक चेतन प्राणी की है, और संगठन का अध्ययन वस्तुतः मानवीय इच्छाओं, समूहजन्य व्यवहारों और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाओं आदि के संबंध में करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्ट कॉर्प लोक प्रशासन के से संबंधित है? ए क्षेत्र से, बी अर्थ से, सी प्रयोजन से और डी दर्शन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए क्षेत्र से। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पोस्ट कॉर्प एक 7 शब्दों से बना संक्षेपीकृत शब्द है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। पोस्ट कॉर्प का विस्तारित रूप है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया था? ए हर्बर्ट साइमन, बी F.C. मोशेर, सी ड्वाइट वाल्डो और डी रॉबर्ट डाहल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रॉबर्ट डाहल। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 1947 में रॉबर्ट डाहल ने अपने लेख द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स में यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने यह बताया या यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, तो उसमें सबसे अग्रणी रूप से जिस विचारक का नाम आता है तो वह है रॉबर्ट डाहल। उन्होंने यह भी बताया कि लोक प्रशासन को विज्ञान बनने के मार्ग में 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहली, प्रशासन में व्याप्त मूल्य, दूसरी, मानव व्यवहार की अनिश्चितता, तीसरी, प्रशासन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पोस्ट कॉर्प में शामिल नहीं है? ए बजट, बी योजना, सी रिपोर्टिंग और डी अनुशासन। इसका सही उत्तर है डी अनुशासन। इसकी व्याख्या देखते हैं। पोस्ट कॉर्प एक 7 शब्दों से बना संक्षेपीकृत शब्द है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। इसका विस्तारित रूप है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, जिसमें अनुशासन सम्मिलित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी अनुशासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नव लोक प्रशासन ने पर जोर दिया किस पर? अर्थव्यवस्था और दक्षता पर, मूल्य और नैतिकता पर, जनता का व्यवहार पर, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मूल्य और नैतिकता पर। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। यह उसके मुख्य बिंदु हैं। पहला, रेलेवेंस प्रासंगिकता, दूसरा, मूल्य वैल्यूज़, तीसरा, सामाजिक समता इक्विटी और चौथा, परिवर्तन चेंज। ये 4 बिंदु थे जिन पर नवीन लोक प्रशासन आधारित था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी मूल्य और नैतिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर का मुख्य बिंदु है? ए लाभ का मकसद,
बी सार्वजनिक जिम्मेदारी, सी कार्यों की प्रकृति और डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति या संस्था द्वारा चलाई जाने वाली प्रशासन निजी प्रशासन कहलाती है, जो कि निज लाभ के लिए चलाई जाती है, जिसमें लाभ का मकसद, सार्वजनिक जिम्मेदारी और कार्यों की प्रकृति आदि इनके अंतर के मुख्य बिंदु होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के सिद्धांतों में से एक नहीं है? ए पदानुक्रम, बी स्टाफिंग, सी आदेश की समानता, डी नियंत्रण की अवधि। इसका सही उत्तर है बी स्टाफिंग। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। संगठन के सिद्धांतों का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं, तकनीकों और नियमों से लगाया जाता है जिनके आधार पर संगठन संचालित किए जाते हैं, जैसे पद सोपान, आदेश की एकता, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, समन्वय, नियंत्रण का क्षेत्र, पर्यवेक्षण, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन। स्टाफिंग संगठन का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह पोस्टकॉर्ब सिद्धांत के अंतर्गत 7 शब्दों में से दिया गया एक शब्द है स्टाफिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद सोपान पदानुक्रम का अर्थ है संगठन के विभिन्न स्तरों के अधिकारी, बी निचले स्तर पर उच्च का नियंत्रण, सी गैंग प्लैंक और डी इन सब। इसका सही उत्तर है बी निचले स्तर पर उच्च का नियंत्रण। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पद सोपान को शाब्दिक अर्थ में श्रेणीबद्ध प्रशासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हायरकी कहते हैं, जिसका मतलब है निम्न स्तर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। पद सोपान एक ऐसे संगठन का परिचायक होता है जो पदों के एक उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किए जाते हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे पद सोपान को स्केलर चेन किसने कहा, या पद सोपान को सीढ़ीनुमा प्रक्रिया किसने कहा। तो इससे संबंधित यदि आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें मैंने इस प्रश्न को उत्तर दिए हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना प्रशासन प्रणाली की एक विशेषता है, किसकी? अंग्रेजों की, चीनी की, अमेरिकन की और भारतीय की। इसका सही उत्तर है सी अमेरिकन की। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सूत्र अभिकरण का ही एक अन्य रूप स्वतंत्र नियामकीय आयोग है। हमने सूत्र और स्टाफ अभिकरण पढ़े हैं, उनमें से स्वतंत्र नियामकीय आयोग एक सूत्र अभिकरण है। इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विशेष संवैधानिक प्रणाली से हुआ है। मुख्य कार्यपालिका चीफ एग्जीक्यूटिव के अधीन न होने के कारण इन्हें शासन की शीर्षविहीन शाखा भी कहा जाता है, हेडलेस ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। कांग्रेस द्वारा इन्हें स्थापित, कांग्रेस जो कि वहाँ की विधायिका है, कानून बनाने वाली संस्था है, कांग्रेस द्वारा स्थापित या कांग्रेस के अधीन होने के कारण ये कांग्रेस की भुजाएं भी कहा जाता है, आर्म्स ऑफ द कांग्रेस। ये आयोग स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें स्वायत्तता के द्वीप, आइसलैंड ऑफ ऑटोनॉमी की भी संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे कई प्रश्न बनते हैं, जैसे शासन की शीर्षविहीन शाखा किसे कहा जाता है, कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा जाता है, या स्वायत्तता के द्वीप किसे कहा जाता है। तो इन सब का एक ही उत्तर होगा स्वतंत्र नियामकीय आयोग, और यह अमेरिकी शासन व्यवस्था की एक विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नियंत्रण की अवधि का संबंध से है, किससे है? क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों की संख्या जिन्हें मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, प्राधिकरण के स्तर की संख्या जो एक संगठन में बनाई जा सकती है, प्रत्येक प्रबंधक द्वारा पर्यवेक्षण किए जाने वाले अधीनस्थों की संख्या का निर्धारण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रत्येक प्रबंधक द्वारा पर्यवेक्षण किए जाने वाले अधीनस्थों की संख्या का निर्धारण। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र, स्पान ऑफ कंट्रोल, उस क्षमता या परिधि को प्रदर्शित करता है जो किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी में होती है, अर्थात एक अधिकारी एक समय में कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है, इसे नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवाओं की भर्ती की लूट प्रणाली प्रचलित थी, ए भारत में, बी यूएसए में, सी यूके में और डी फ्रांस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। इसका सही उत्तर है बी यूएसए में। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। लूट प्रणाली जिसे संरक्षण प्रणाली भी कहा जाता है, याद रखिए कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि संरक्षण प्रणाली किस देश की में प्रचलित है, जिसमें चुनाव जीतने वाला राजनीतिक दल
अपने कार्यकर्ता और अन्य सक्रिय समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति और अन्य एहसानों के साथ पुरस्कृत करता है। लूट प्रणाली की स्थापना डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने की थी। उन्होंने पहली बार यह स्थापित किया था कि जीतने वाला राजनीतिक दल अपने निकट संबंधियों को, अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी पदों पर नियुक्त करे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक राज्यों में भर्ती की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे व्यापक रूप से प्रचलित है? ए योग्यता प्रणाली, बी लूट प्रणाली, सी आधिकारिक प्रणाली और डी सेमी मेरिट सिस्टम। इसका सही उत्तर है ए योग्यता प्रणाली। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आधुनिक युग योग्यता का है। प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता को महत्व दिया जा रहा है, अतः भर्ती पद्धति भी परंपरागत स्वरूप से हटकर योग्यता के आधुनिक स्वरूप को स्वीकार कर चुकी है, जिसे भर्ती की योग्यता प्रणाली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन शब्द किस वर्ष में गढ़ा गया था? लोक प्रशासन शब्द किस वर्ष में गढ़ा गया था? ए 1812, बी 1897, सी 1815 और डी 1903। इस प्रश्न का मूल रूप से सही उत्तर देखा जाए तो इस ऑप्शनों के साथ ए 1812 होता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, तब इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमेरिकी वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया था, लेकिन लोक प्रशासन पर जो पहली पुस्तक लिखी गई वो 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनेन के द्वारा लिखी गई, और यहाँ पर इसी सन को ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 1812 इसका सबसे अभिष्ट विकल्प होगा। जबकि 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमेरिकी वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनेन ने प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकू नाम की पहली पुस्तक लोक प्रशासन की लिखी थी। लेकिन यहाँ आपको बता देता हूँ कि लोक प्रशासन की यदि पहली पाठ्य पुस्तक पूछी जाए, फर्स्ट टेक्स्ट बुक लोक प्रशासन की यदि पूछी जाए तो वो 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एल.डी. व्हाइट के द्वारा लिखी गई थी। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब लिखी गई, तो वह 1812 में चार्ल्स जीन बोनेन के द्वारा प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकू थी। और यदि पूछी जाए कि लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक कौन सी है, तो वह इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 एल.डी. व्हाइट के द्वारा लिखी गई थी। यह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है। यदि आपको विस्तार पूर्वक इन चीज़ों को समझना है तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन के व्यापक समग्र दृष्टिकोण का सबसे प्रमुख प्रस्तावक है? ए एल.डी. व्हाइट, बी डिमॉक, सी वुड्रो विल्सन और डी हर्बर्ट साइमन। इसका सही उत्तर है ए एल.डी. व्हाइट। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्यापक दृष्टिकोण, जिसे समग्र दृष्टिकोण भी कहते हैं, के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। एल.डी. व्हाइट की परिभाषा है, लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना व उसे लागू करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका अर्थ सीधा साधा है। इसका एक सीधा साधा अर्थ है। यह किसने कहा? ए हर्बर्ट साइमन, बी पिफनर, सी ई.एन. ग्लैंडन और डी एल.डी. व्हाइट। इसका सही उत्तर है सी ई.एन. ग्लैंडन। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ई.एन. ग्लैंडन के शब्दों में लोक प्रशासन एक लंबा सा अलंकार युक्त शब्द है। इसका सीधा साधा अर्थ क्या है? लोगों की देखभाल करना और पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना। इसका अर्थ बहुत ही सीधा साधा माना, लेकिन इस शब्द को लंबा और अलंकार युक्त आडंबरपूर्ण घोषित ई.एन. ग्लैंडन के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वह विधायी कार्यपालिका के क्षेत्र में हो या सरकार की न्यायिक शाखा में हो। यह कथन क्या दर्शाता है? प्रशासन का अभिन्न दृष्टिकोण, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण और प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर है बी प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। व्यापक, और यहाँ पर प्रश्न में भी यही पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने घोषित किया यदि हमारी सभ्यता विफल हो जाती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के टूटने के कारण होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ए चार्ल्स बियर्ड,
बी एल.डी. व्हाइट, सी डोनहम और डी आर्डवेट टीड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डोनहम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाते हुए प्रोफेसर डनहम के अनुसार यदि हमारी सभ्यता विफल हुई तो उसके लिए प्रशासन की असफलता प्रमुख रूप से उत्तरदायी होगी। यानी प्रशासन का महत्व हमारे जीवन में इतना अधिक है, इस बात को डनहम ने दर्शाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति का संबंध राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि प्रशासन का संबंध इन नीतियों के क्रियान्वयन से है। इसका श्रेय निम्न को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें ये बताना है कि इस परिभाषा में ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति राजनीति करती है, जबकि प्रशासन का संबंध इन नीतियों के क्रियान्वयन से है। ये विचार किसने रखे थे? ए एल.डी. व्हाइट ने, बी गुडनाउ ने, सी वुड्रो विल्सन ने और डी विलोबी ने। इसका सही उत्तर है बी फ्रैंक जे गुडनाउ ने। यह राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने के लिए विचार रखे थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1900 में गुडनाउ ने राजनीति तथा प्रशासन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न ये भी आ जाता है कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रैंक जे गुडनाउ ने। कब लिखी? 1900 में लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति का संबंध राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण से है, जबकि प्रशासन का संबंध इन नीतियों के क्रियान्वयन से है। अर्थात राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण की बात कही वुड्रो विल्सन के बाद। ये बात कहने वाले 1900 में फ्रैंक जे गुडनाउ थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट डाहल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के विज्ञान में विकास में बाधक नहीं है? सबसे शुरुआत में हमने कुछ प्रश्न किए थे, उनमें से एक प्रश्न आया था रॉबर्ट डाहल से संबंधित कि लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में 3 बाधाएं आती हैं, और वो 3 बाधाएं कौन सी हैं? इनमें तीनों बाधाओं का जिक्र किया गया है। एक बाधा इनमें से नहीं है जो रॉबर्ट डाहल ने नहीं बताई है। ए प्रशासन में व्याप्त मूल्य, बी मानव व्यवहार की अनिश्चितता, सी लोक प्रशासनवादियों की बौद्धिक क्षमता, डी प्रशासन तथा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। इसका सही उत्तर है सी लोक प्रशासनवादियों की बौद्धिक क्षमता। ये बाधा रॉबर्ट ए डाहल ने नहीं बताई थी, जबकि रॉबर्ट ए डाहल ने इसे भी बताया था, इसे भी बताया था, इसे भी बताया था। इसकी व्याख्या 1947 में रॉबर्ट डाहल ने अपने लेख द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स में यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक प्रशासन को विज्ञान बनने के मार्ग में 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 1 प्रशासन में व्याप्त मूल्य, 2 मानव व्यवहार की अनिश्चितता और 3 प्रशासन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और पिछले वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। और ऐसे ही वीडियो आपको और आगे देखने हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा।